ये वाला सम हम लोग शुरू करेंगे, इलास्ट्रेशन 20 सिंथेटिक मेथड का सम है, ठीक है। और गुड्स भेज रहा है आईपी में, जैसे पिछले क्लास में किए थे वैसे ही वाला। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फर्नीचर स्टोर्स लिमिटेड ऑफ दिल्ली ऑपरेट्स अ रिटेल ब्रांच एट चेन्नई। तो यहाँ पे फर्नीचर तुम्हारा स्टोर्स लिमिटेड जो दिल्ली में है, वो क्या करे, एक रिटेल ब्रांच ऑपरेट कर रहे हैं, कहाँ पे, चेन्नई में ऑपरेट कर रहे हैं, ओके। ऑल द परचेज आर मेड बाई हेड ऑफिस इन दिल्ली बीइंग इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। जो भी परचेस करते हैं वो कौन परचेस करते हैं, ऑल परचेज डन बाई हेड ऑफिस। एंड वो हेड ऑफिस परचेस करने के बाद वो सारा गुड्स को कहाँ पे भेज रहा है, वो गुड्स को भेज रहा है इनवॉइस प्राइस में, भेज रहा है किसको, ब्रांच में। और इनवॉइस प्राइस कैसे हो रहा है, कॉस्ट प्लस 25% में हो रहा है। इनवॉइस प्राइस कैसे हो रहा है, कॉस्ट प्लस 25% में तुम्हारा जा रहा है, ओके। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स बुक एंड ऑल कैश रिसीव बाई ब्रांच आर रेमिटेड टू दिल्ली एचओ। जो भी कैश रेमिट करेगा कौन, ब्रांच रेमिट करने वाले हैं, वो सारा पैसा किसको देने वाले, वो हेड ऑफिस को। ऑब्वियसली जो भी पैसा ब्रांच ले रहा है उसको हेड ऑफिस को देना पड़ेगा। ऑल एक्सपेंस द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच रीइंबर्स बाय द हेड ऑफिस। तो एक्सपेंस कौन रीइंबर्स कर रहा है बताओ, रीइंबर्स कर रहा है तुम्हारा हेड ऑफिस। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर नेसेसरी तुम्हारा अकाउंट्स अंडर सिंथेटिक मेथड। तो हम लोग को यहाँ से समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, सिंथेटिक मेथड का है। तो सिंथेटिक मेथड में हम लोग को क्या बनाना होगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम लोग को क्या बनाना होता है, ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है, क्लियर। तो ये ऑलरेडी फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया सबका। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है, एक स्टॉक दिया हुआ है, दूसरा डेटर्स दिया हुआ है, तीसरा फर्नीचर दिया हुआ है, उसके बाद चौथा पेटी कैश दिया हुआ है। एंड स्टॉक कैसे दिया हुआ है, एट कॉस्ट में। बट हम लोग जो ऊपर में क्वेश्चन जो पढ़े थे वहां पे क्या लिखा हुआ था, कॉस्ट प्लस 25% में भेजता था। तो इसको मैं मेरे को क्या करना होगा, तुमको आईपी में कन्वर्ट करना होगा। क्यों, बिकॉज देखो बाकी सारा चीज आईपी में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारा चीज देखो क्या किस में दिया हुआ है, आईपी में दिया हुआ है। तो हम लोग को इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा आईपी में, ओके। चलो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ना, स्टॉक आईपी में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद डेटर्स है, उसके बाद फर्नीचर है, उसके बाद पेटी कैश है। नहीं भेजे, एक बार भेज देते। बोल रहे ब्रांच बोल रहे 25% में भेज रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे एक बार चीज, बोल रहे लोड इक्वल्स टू 25/100 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो लोड इक्वल्स टू 25, कॉस्ट इक्वल्स टू 100। तो आईपी कितना होने वाला है, 125, ठीक है। ये कहाँ से मिला मेरे को, ऊपर में देखो दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे क्या हुआ था, गुड्स इनवॉइस हुआ था ब्रांच में कॉस्ट प्लस 25% में, कॉस्ट के साथ 25% ऐड करके फिर भेजा था। वेरी गुड बॉर्षा, ठीक है। तो ये वाला चीज जल्दी से कर लो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, इसको लोड ऐड करना होगा, इसमें लोड ऐड करना होगा। तो कॉस्ट को मेरे को क्या करना होगा, आईपी में कन्वर्ट करना होगा। तो 55,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 100। क्यों 125, बिकॉज उसको मैं आईपी में कन्वर्ट किया। तो 55,000 इंटू 125/100, तो कितना हो जाएगा, 68,750, 68,750। एंड इसका जो तुम्हारा लोड होगा वो कौन सा साइड में आने वाले, उसके ऑपोजिट साइड में आने वाले। तो बाई स्टॉक रिजर्व, बाई स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व में क्या होने वाला है, डैश दे के लोड। मेरे को कॉस्ट ऑलरेडी पता है एंड लोड आईपी ऑलरेडी पता है, तो माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा लोड निकल जाएगा। ऐसे कर सकते हो। और एक चीज, और एक तरीका है, कौन सा वाला, परसेंटेज वाला। जैसे और 68,750 तुम्हारा क्या है, आईपी में है, तो डिवाइड करो आईपी से 125, और लोड है तुम्हारा 25। ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, दो तरीके हैं, दोनों में कोई भी तुम आराम से कर सकते हो। 68,750 माइनस 55,000, तो आने वाला है तुम्हारा 13,750। ये हो गया।
डन, 13,750 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, डेटर्स का बैलेंस देखने वाले। डेटर्स का बैलेंस है तुम्हारा 15, 12 एंड 500, तुम्हारा तीनों का बैलेंस है 15, 12 एंड 500। 15,000 डेटर्स का बैलेंस है, 12,000 फर्नीचर का बैलेंस है एंड 500 तुम्हारा पेटी कैश का बैलेंस है। जल्दी से करो। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स रिसीव बाई ब्रांच फ्रॉम एचओ, मतलब गुड्स ब्रांच को मिला है फ्रॉम एचओ, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है, ठीक है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो क्या हो जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या हुआ, एक बार अच्छे से देखो, 2,26,500 गुड्स सेंड टू ब्रांच है, ठीक है। हम्म, रुक जाओ। एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच 29/3/2018, बट रिसीव बाई ब्रांच ऑन 5/4/18, टोटल है तुम्हारा 1,500। दोनों को ऐड कर देना होगा, तो अल्टीमेटली गुड्स कितना मिला है ब्रांच को, मतलब ब्रांच को कितना भेजा गया है, दोनों को ऐड करके भेजा गया है। क्लियर। गुड्स सेंड टू ब्रांच 29/3/18, बट रिसीव बाई ब्रांच 5/4/18, it represent goods in transit, it has to be credited to branch account IP corresponding load thereon account, ये करना होगा, ठीक है। गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, और 1,500 कहाँ पे है? तो यहाँ पे और एक चीज दिखा, देखो लिखा हुआ है गुड रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ एट आईपी एंड गुड्स इन ट्रांजिट एट आईपी। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच is not directly given, okay, goods sent to branch is not directly given, it is to be determined by adding the values of goods received by branch from HO 2,26,500 and goods in transit 1,500। तो ये वाला नोट्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों नोट में एक बार अच्छे से सुनना, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे सुनना और देखना। गुड्स रिसीव बाई ब्रांच फ्रॉम HO दिया हुआ है तुम्हारा 2,26,500, ये गुड्स एचओ ने ब्रांच को भेजा है, और भेजा तो भेजा है, कुछ गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है। कितना गुड्स इन ट्रांजिट है तुम्हारा, 1,500 इन ट्रांजिट है, मतलब अभी तक तुम्हारा गुड्स तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, आ रहा है। तो ये वाला जो अमाउंट दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट इसके साथ हम लोग को ऐड करना होगा, मतलब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट को हम लोग को ऐड करना होगा टू डिटरमाइन द एक्चुअल गुड्स रिसीव बाई एचओ, ठीक है। ये ऐड नहीं किया हुआ है, हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन दिस केस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच इज नॉट डायरेक्टली गिवन, इट इज टू बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ एंड गुड्स इन ट्रांजिट 1,500। इसीलिए हम लोग क्या किए, क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे 2,26,500 जो गुड्स भेजा है वो तो लिखने वाले हैं, प्लस 1,500 का जो इन ट्रांजिट है उसको हम लोग ऐड करके फिर हम लोग इसको बाहर भेजेंगे। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताना। ओके, तो हम लोग को क्या करना होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम लोग को ऐड कर देना होगा गुड्स इन ट्रांजिट के साथ, तभी जाके हम लोग कितना गुड्स भेजे हैं वो मिल जाएगा मेरे को। ओके, तो यहाँ पे देखो वही किए। इसके बाद इसका जो लोड होगा वो कौन सा साइड में आने वाले हैं, बाई साइड में आने वाले हैं। तो बाई लिखने वाले क्या, गुड्स सेंड टू ब्रांच डैश के लोड, लोड कितना होने वाले हैं, 2,28,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25, 2,28,000 ना, 226,500 प्लस 1,500 कितना होता है, 2,28,000 इंटू 25/125 कितना आ गया, 45,600, 45,600 तुम्हारा आ गया। ओके, 45,600 तुम्हारा ये आ गया। डन। फिर इसके बाद ये हो गया सबका। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है, एक तो क्रेडिट सेल दिया हुआ है,
कैश सेल्स तो गिवन है ऑलरेडी, यहाँ पे डेटास गिवन है, यहाँ पे डेटास गिवन है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 15,000, बैड डेट दिया हुआ है। ये सारा चीज़ किसके लिए बताओ? तुम्हारे डेटा अकाउंट के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ वो नहीं दिया हुआ है। अच्छा, कैश डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है कस्टमर को कितना, 800, ये भी दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्यों क्या बनाना होगा, डिटेल्स अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ये बाद में हम लोग प्रिपेयर करने वाले। क्लियर हुआ? डेटास अकाउंट क्यों बनाना होगा? बिकॉज यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटास गिवन नहीं है, इसीलिए हम लोग को डेटास अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन। तो क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन मार्क, जिंदगी में सारा जगह क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सेल्स रिटर्न भी गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर गिवन है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब कैश रिसीव गिवन है, क्लोजिंग डेटर गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? तुम्हारा डेटास अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। क्लियर हुआ क्यों प्रिपेयर करना होगा डेटास अकाउंट? तो अब हम लोग, मेरे को कैश सेल्स पता है कितना है और क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव कितना है वो पता है मेरे को, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट, पैसा मिला है ना, बाई बैंक अकाउंट। रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच, इसके लिए रेमिटेंस होने वाला है, एक तो कैश सेल किया है वो वाला, और दूसरा है तुम्हारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये दोनों रेमिटेंस है। कैश सेल्स कितना है तुम्हारा, 1,95,000, एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना है तुम्हारा, 50,000। अच्छा, यहाँ पे जो गुड्स तुम्हारा एक इन ट्रांजिट है, गुड्स इन ट्रांजिट है, वो अभी तो, वो तो अभी तक पहुंचा नहीं है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑपोजिट साइड में भी लिख के रखेंगे, बाई। हम्म, বলছি বলছি गुड सेंड टू ब्रांच। सॉरी, गुड्स इन ट्रांजिट लिख लिए पूरा, क्या गुड सेंड टू ब्रांच लिख दी? ठीक है, गुड सेंड टू ब्रांच एक बार पूरा लिख लो, उसके बाद करते हैं। गुड सेंड टू ब्रांच, हाँ लिख लो। रिटर्न टू एचओ, कितना गुड्स रिटर्न कर दिया एचओ को, कितना गुड्स रिटर्न कर दिया एचओ को, देखो लिखा हुआ है, 12,750। हम्म, तो इसका लोड कहाँ पे आने वाले हैं, इसके ऑपोजिट साइड में आने वाले हैं। लोड ऑन रिटर्न कितना होने वाला है, 12,750 इंटू 25/125, कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। 2550 हो रहा है, हो गया, वेरी गुड, 2550 डन। तो हम लोग क्या क्या कर लिए एक बार अच्छे से देखोगे, यहाँ तक पूरा, यहाँ पे हम लोग ऐड किए हैं 2,26,500 प्लस 1,500, 2,26,500 प्लस 1,500 लोग ऐड किए। ये 1,500 जो ऐड किया हुआ है, ये क्या हुआ था, तुम्हारा गुड्स जो इन ट्रांजिट था वो था, ये ऑलरेडी ऐड करके नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग को ऐड करना पड़ा था, ठीक है। इसका इन ट्रांजिट वाला चीज़ हम लोग को बाई साइड में लिखना होगा, एक बार ये नोट पढ़ना। तो यहाँ पे जो गुड्स रिसीव बाई ब्रांच फ्रॉम एचओ है, ठीक है, वो हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट के साथ ऐड किए, क्यों? बिकॉज ये वाला जो गुड्स रिसीव बाय ब्रांच था, ये तुम्हारा जो गुड्स था वो इसके साथ ऐड नहीं किया हुआ था, मतलब जो गुड्स भेजा है उस गुड्स में इन ट्रांजिट वाला चीज़ भी तो ऐड होना चाहिए, कि कितना अल्टीमेटली गुड्स भेजा है ब्रांच को, वो तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इन दोनों को ऐड किए, अच्छे से सुनना ये वाला चीज़। बट अभी तक वो गुड्स पहुंचा नहीं है, तो अकाउंटिंग के लिए हम लोग को क्या करना होगा,
पहले दिखाना होगा इतना पूरा गुड्स हम लोग भेजे हैं ब्रांच को, उसमें से 1500 गुड्स अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बाई गुड्स इन ट्रांजिट। ऐसे करके हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो टोटल गुड्स कितने भेजे हैं, टोटल गुड्स भेजे 2,28,000, उसमें से 1,500 वाला गुड्स अभी तक ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है, तो अल्टीमेटली कितना पहुंचा, माइनस करके ये पहुंच गया। ठीक है, हम लोग को ऐसे करके अकाउंटिंग करना पड़ेगा इसके लिए। तो गुड्स इन, হ্যাঁ মানে দুবার করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, মানে ফার্স্ট প্লাস कर देना होगा to find out the actual goods sent by HO, एंड सेकेंड वन उसको गुड्स में हम लोग को क्या करना होगा, गुड्स इन ट्रांजिट बाई में कर देना होगा। ठीक है, फॉर अकाउंटिंग पर्पस कि इतना मेरे पास एक्चुअली गुड्स आया है अभी तक, ये गुड्स अभी तक आया नहीं है ना, तो इसीलिए अकाउंटिंग के लिए। उसके बाद हाँ, तो लोड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। गुड्स इन ट्रांजिट डैश लोड 1500 इंटू 25/125। एक बार कैलकुलेट करके अमाउंट बताओ। ये हो गया तुम्हारा 300 इसका लोड। तो इसका लोड इस साइड में चला गया, इसका लोड इस साइड में गया, মানে এই জিনিসটা এদিক যেদিকে গিয়ে গেছে। उसके बाद ये वाला लोड यहाँ पे गया था, और ये वाला जो बैलेंस है इसका लोड यहाँ पे गया। ठीक है, ये लोड वगैरह समझ में आया सबको, कैसे कैसे लोड हुआ। ठीक है, ये वाला चीज समझ में आया। बताओ एक बार समझ में आया कि नहीं आया, बता दो एक बार। ठीक है, ये पूरा चीज समझ में आया ना, इतना तक जो भी है। ओके, अच्छा कैश सेल्स भी हम लोग को बोलो। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है क्या? हाँ ये देखो दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स गिवन है। तो हम लोग कैश सेल्स जो था वो कैश सेल्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए थे, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, डन। इसके बाद और क्या क्या आइटम है, ऊपर में सारा का सारा आइटम हो गया। नॉर्मल लॉस तो हम लोग करते हैं, नॉर्मल लॉस बताओ जल्दी से, नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉस ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है। ओके, ये पिछले क्लास में हम लोग लिखवा दिए थे, नॉर्मल लॉस ब्रांच अकाउंट में नहीं आते, एक एक ही करके आएंगे। नॉर्मल लॉस हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते, देखो। ओके, ये पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे। इसके बाद इनफैक्ट ट्रेड डिस्काउंट भी हम लोग नहीं लिखते, ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं लिखते। तो ट्रेड डिस्काउंट फॉर कस्टमर, trade discount never accounted for whether it is considered that is deducted for a certain transaction value, in this case no adjustment is required। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ गया। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, कैश सेंड किया है ब्रांच को एक्सपेंस के लिए, क्या पे जाने वाला है, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस क्या होने वाला है, वेरी गुड, टू क्या लिखने वाले, बैंक, ब्रांच का जो एक्सपेंस है वो टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस वाला खर्चा। ठीक है,
10,500 एक्सपेंस हो गया, टू ब्रांच अकाउंट एक्सपेंस हो गया। ओके, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्टॉक का आईपी दिया हुआ है 5,600, पेटी कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का बैलेंस गिवन नहीं है। ओके, फर्नीचर का भी बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई साइड में लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी स्टॉक डेटर्स पेटी कैश फर्नीचर। स्टॉक डेटर्स पेटी कैश फर्नीचर। स्टॉक का बैलेंस कितना गिवन है तुम्हारा? 5,600 गिवन है। स्टॉक का बैलेंस गिवन है तुम्हारा 5,600, बोल रहे 5,600। डेटर्स का बैलेंस तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पेटी कैश तुम्हारा 500 है। अब बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेरी है सर, फर्नीचर का तो बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, है ना? फर्नीचर यहाँ पे गिवन है, नहीं है, फर्नीचर गिवन नहीं है। बट यहाँ पे बोल रहे हैं फर्नीचर का डिप्रीसिएशन हो रहा है। फर्नीचर का क्या हो रहा है? डिप्रीसिएशन हो रहा है फर्नीचर का। तो 12,000 का जो फर्नीचर उसके पास था वो क्या हवा में उड़ जाएगा क्या? नहीं ना। तो अगर ओपनिंग में फर्नीचर है तो क्लोजिंग में भी फर्नीचर होना चाहिए, क्योंकि फर्नीचर का डिप्रीशिएशन होके बैठेगा। तो फर्नीचर कितना था? 12,000। कितना परसेंट डिप्रीशिएशन करना है? तो -40% कर सकते हैं, डिप्रीशिएशन हो गया 12,000 -40%। या फिर कैसे करोगे? ऐसे 12,000 इंटू 40% करोगे, अच्छा 4,800 हुआ डिप्रीशिएशन। तो 12,000 माइनस 4,800 7,200। इतना क्यों करोगे? डायरेक्ट माइनस करो, कैलकुलेटर है तो तुम्हारे पास, -40% करो, एक बार में आंसर आ जाएगा। ओके, शोभा क्लियर हो गया, श्रीजा क्लियर हो गया, वर्षा क्लियर हो गया, ठीक है, वेरी गुड, Yes. ओके डन। फर्नीचर, फर्नीचर तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे फिर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी देखो, यहाँ पे और भी देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे और तुम्हारा दिया हुआ है, ब्रांच मैनेजर एंटाइटल अ कमीशन 5% टू ब्रांच नेट प्रॉफिट आफ्टर जजिंग कमीशन। सर फेवरेट टॉपिक, ऑलरेडी पता है मेरे को, 5/105 करना होगा लास्ट में जाके, वो बाद में करने वाले। और यहाँ पे एक बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था, है कि नहीं? रिसीव फ्रॉम डेटर्स, पी आर रिसीव किया डेटर्स से, तो पैसा मिल गया अभी तक मेरे को नहीं, तो इसका ये मेरे पास पड़ा रहेगा बिल्स रिसीवेबल। तो अच्छे से देखोगे, ऐसे नहीं मेरा bills receivable received from debtors. BR received from debtors is to be considered for ascertain the closing balance of branch debtors. Okay. Moreover, it is an item of asset that has to be reflected along with the other branch asset as the closing balance for a branch account. मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्यों? बिकॉज इसका पैसा अभी तक मेरे को नहीं मिला है, जैसे अलॉन्ग विद द एसेट, ठीक है, ये भी तो मेरे वन टाइप ऑफ एसेट है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है। दैट मीन्स क्लोजिंग एसेट मेरे पास क्या क्या है ब्रांच में? स्टॉक है, डेटर्स है, पेटी कैश है, फर्नीचर है, और एक बिल्स रिसीवेबल है जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल कितना होने वाला है यहाँ पे तुम्हारा? 15,000। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हुआ? ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट वाला चीज इंपॉर्टेंट हो गया, और गुड्स सेंड टू ब्रांच इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? ये सारा इंपॉर्टेंट आइटम्स एक बार मार्क करो। पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसको ऐड करना पड़ा था मेरे को, स्टार लगाओ इसमें, गुड्स सेंड टू ब्रांच में स्टार लगाओ। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइटम कौन सा है? अच्छा, ये वाला भी हमको कॉस्ट से आईपी में ट्रांसफर करना हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है।
कॉस्ट से आईपी में ट्रांसफर करना हो तो स्टॉक को, क्यों, स्टॉक दिया हुआ था कॉस्ट में, उसको आईपी में करना था। उसके बाद नीचे जाओगे, गुड्स इन ट्रांजिट, बाई गुड्स इन ट्रांजिट में इंपॉर्टेंट लगाओगे, फर्नीचर में इंपॉर्टेंट लगाओगे और बिल्स रिसीवेबल में इंपॉर्टेंट लगाओगे। ये सारे इंपॉर्टेंट आइटम हो गया। गुड्स सेंड को हम लोग बाई में लिखना होगा, फर्नीचर को हम लोग को बाई में लिखना होगा, एंड बिल्स रिसीवेबल को ऐसा एसेट हम लोग को लिखना पड़ेगा। क्लियर? गुड सेंड इनवॉइस ये थे, ब्रांच है तो स्टॉक है। तो मोटा मोटी हम लोग का यहाँ पे तो सारा चीज पोस्ट करना हो गया, खाली एक स्टॉक रिजर्व बचा हुआ है। ये स्टॉक रिजर्व हम लोग कहाँ पे लिखने वाले, टू साइड में, टू स्टॉक रिजर्व। डैश लोड 5600 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 125। वन वन टू जीरो। ठीक है, तुम लोग बनाओगे ब्रांच स्टेटस अकाउंट। ठीक है, इसलिए टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, ऑलरेडी मैं ये वाला चीज करवा के रखा था। तो फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट, जल्दी से ब्रांच डेटा अकाउंट बनाओगे जल्दी से। चलो ये आइटम्स है, ब्रांच डेटा अकाउंट बना के दिखाओ। कौन सा वाला चीज समझाएंगे बेटा? क्या? ओके, मेमोरेंडम अभी भी तुम लोग को प्रॉब्लम है? वेरी गुड। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ऐसा हालत है। घर में प्रैक्टिस वैक्टिस करो। ठीक है, अगर तुम सोते रहोगे तो सोना ही पड़ेगा हमेशा। टू बैलेंस बीडी, कैरियर भी देखना, सो जाएगा। 15,000 हो गया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? सर पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क जिंदगी में जैसे लगा हुआ है हम लोग का, क्या होगा पता नहीं। उसके बाद बाई बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल को कम ना होने नहीं, बिल्स रिसीवेबल बाई में, डिसऑनर होगा तो टू में, बाई बैड डेट, बाई डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बाई रिटर्न इनवर्ड, इस क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है। बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब कैश रिसीव, इस क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है टू क्रेडिट सेल्स। ओके शोभा, ये है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स 80,000 इस साइड में आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का 15,000 बैलेंस था, बैड डेट था 400, डिस्काउंट अलाउड था 800, सेल्स रिटर्न था तुम्हारा 500, कैश रिसीव था तुम्हारा 50,000, तो 28,300 बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो बैलेंस बैठा दिए, क्रेडिट सेल्स बैठा दिए, बिल्स रिसीवेबल बैठा दिए, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया, कैश रिसीव हो गया, तो हम लोग को मिल गया क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, वो 28,300। तो डेटर्स हम लोग यहाँ पे करेंगे, डेटर्स कितना दिया हुआ है बैलेंस हम लोग को निकाला है अभी तक, 28,300 यहाँ पे बैठा देंगे। हो गया, सब कुछ पोस्ट कर दिए। अब मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन हम लोग कैसे करते हैं बोलो? सबको हम लोग ऐड करते हैं। हम लोग मैनेजर्स कमीशन कैसे करते हैं, सबको ऐड करेंगे, ऐड करके माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। चलो कितना कितना वैल्यू देखो एक बार, 13,750, 45,600, 1,95,000,
50,000, 12,750, 1,500, 5,600, 28, 300, 500, 7,200, 15,000, 3,75,200, 3,75,200। चलो फिर माइनस करो, -68,750, 15,000, 500, 2,28,000, 2,550, 300, 10,500, 1,120, आ रहा है 36,480। 36,480 मैनेजर्स कमीशन आफ्टर ये बोला या बिफोर बोला है? After. तो 5/105 होने वाला है। अमाउंट आता है 1737। ठीक है, उसके बाद 2 जनरल पीएल अकाउंट, ब्रांच नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, $36,480 minus 1737, 34743। ठीक है, 34743। Kapoor and Sons operate a retail branch at कानपुर। तो कपूर एंड सन्स है तुम्हारा हेड ऑफिस एंड उसका रिटेल ब्रांच कहाँ पे है? कानपुर में, कानपुर वाला। ठीक है, ऑल द परचेस आर मेड बाय द हेड ऑफिस एट लखनऊ। तो लखनऊ में कपूर एंड सन्स का हेड ऑफिस है और वही सारा का सारा परचेस करता है। गुड्स बीइंग चार्ज आउट ऑफ ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कौन सा प्राइस में दिया हुआ है? फाइनली मतलब बिना लोड का। ऑल कैश रिसीव बाई ब्रांच इज रेमिटेड टू लखनऊ। उसके बाद और एक लाइन दिया हुआ है, ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड विच इज रीइम्बर्स बाय द एचओ फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो येलो वाला लाइन दिया हुआ है वही वाला। ठीक है, एक एक करके मैं नोटिस ये करवाता हूँ, रिलेट करवाता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग ये वाला चीज लिख पाए थे, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लिखवाए थे, क्वेश्चन नंबर, बोलो क्या लिखा हुआ है? 7। ठीक है, तो पेटी कैश अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना होगा व्हेन द वर्ड रीइम्बर्स बाय एचओ और रेमिट्स बाय एचओ और इम्प्रेस सिस्टम इज गिवन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था? देखो क्या लिखा हुआ है, रीइम्बर्स बाय एचओ एंड इम्प्रेस सिस्टम में हो रहा है ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस, ब्रांच पेटी एक्सपेंस पेड आउट ऑफ एंड इम्प्रेस रीइम्बर्स बाय एचओ। तो ब्रांच पेटी एक्सपेंस को हमेशा एचओ रीइम्बर्स करेगा टाइम टू टाइम बेसिस पे। अब तुम वो बोल रही है कि सर यहाँ पे भी तो रीइम्बर्स वाला वर्ड था, यहाँ पे था रीइम्बर्स वाला वर्ड, क्या लिखा हुआ है? ब्रांच आर रेमिट टू एचओ, द ब्रांच डज नॉट मेंटेन अकाउंट्स, ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच आर रेमिट टू एचओ। कहाँ पे लिखा हुआ है? द एक्सपेंस, ओके, द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर रीइम्बर्स बाय एचओ। ठीक है, बोला है पेटी एक्सपेंस, यहाँ पे क्या बोला है? ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस आर रीइम्बर्स। तो कर ले खर्चा, मैं दे दूंगा बाद में, ये होता है रीइम्बर्स। ओके, तो इसीलिए हम लोग को क्या बनाना होगा? वो अकाउंट बनाना होगा। और इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या होता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? तुमको हर महीना वही में अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन दिस केस branch petty cash is maintained under impress system, that is the amount of petty expense incurred will be reimbursed by HO. This maintains
branch petty cash under impress system implies that petty cash balance always 3500 will be maintained on 31st 2018 as well. मतलब हमेशा वो बैलेंस सेम रहेगा 3500. ठीक है, जितना खर्चा हो वो रिइम्बर्स हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल मेरा शुरू हुआ था 3500, उसके बाद मेरा खर्चा हो गया कुछ सपोज 300 रुपये, तो अभी बैलेंस कितना पड़ा हुआ 3200. तो 300 रुपये मेरे को रिइम्बर्स करके 300 रुपये रिइम्बर्स करके 3500 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसा मुस्कान का पॉकेट मनी सपोज 2000 रुपीज़ है. मुस्कान ने इस महीने में 800 रुपये खर्चा किया. मुस्कान से पापा पूछा, मुस्कान बेटा तुम्हारा कितना खर्चा हो इस महीने? बोला 800. अच्छा, तो नेक्स्ट महीने के लिए ये लो 800 रुपये. बट पॉकेट मनी कितना है? 2000. तो उसको मैक्सिमम मतलब अल्टीमेटली 2000 रिजर्व नहीं है. मतलब तुम जितना खर्च मतलब तुम्हारे 2000 से ऊपर नहीं जाने वाले. तो पापा नेक्स्ट महीने 2000 देने वाले हैं क्या तुमको? नहीं. 2000 प्लस 1200 कितना हो जाता तुम्हारा फिर? 3200. ठीक है, ये होता है इम्प्रेस सिस्टम. समझ में आ गया? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से येस और नो. ठीक है, तो ये हम लोग को अभी बनाना पड़ेगा. बट ये वाला किस किस में है? तुम्हारा गुड सेंट एट इनवॉइस या कॉस्ट. जल्दी से बताओ, गुड सेंट एट कॉस्ट या इनवॉइस? कॉस्ट. ओके, गुड सेंट एट कॉस्ट. तो फॉर्मेट बना लिया ऑलरेडी. एक एक करके शुरू करें. पहले तो ये लिख लो, इन द बुक्स ऑफ कपूर एंड सन्स एंड ऑल. अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है. तुम्हारा स्टॉक दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है, और पेटी कैश का तुम्हारा बैलेंस दिया हुआ है. तब तुम्हारा ओपनिंग में चला जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी. डेट कौन सा है? 17. 17. स्टॉक, इक्विपमेंट एंड पेटी कैश. 35,000, 40,000, 3,500. हो गया सारा का सारा चीज़. इसके बाद 31/3/18 में क्या भेजा है? गुड्स भेजा है. कितना? कॉस्ट में 2,04,000 का तुम्हारा गुड्स भेजा हुआ है. तो 2 गुड्स सेंटेड किए. तो 31 मार्च 18 को 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच. एक सेकेंड रुक जाओ. तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना हो जाएगा? 2,04,000. ओके, गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,04,000 हो जाते हैं. अच्छा, कैश सेल्स दिया हुआ है कितना? कैश सेल्स कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 303,500. कैश सेल्स है 303,500. ओके, तो 31/3/18 बाई बैंक अकाउंट, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच. ब्रांच कैश सेल्स. देखो फटाफट समझ में आ रहा है अभी. 303,000. ठीक है, और एक चीज़ हुआ यहाँ पे, और एक चीज़ सेल किया है. सेल ऑफ इक्विपमेंट 39/17 को 4,500 में. ये भी पैसा तो ब्रांच को देना पड़ेगा ना, एचओ को. ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्विपमेंट इस साइड में लिखे थे. चले, सेल ऑफ इक्विपमेंट. 303,500 ना. ओके, 4,500. ठीक है, अगर इक्विपमेंट यहाँ पे लिखे, इसको अगर सेल करेंगे तभी भी यहाँ पे लिखने वाले हैं ना हम लोग. एसेट भी आ रहा है तुम्हारा, गुड्स भी आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे. हो गया.
यहाँ पे तुम्हारा स्टॉक का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया, पेटी कैश का हो गया। पेटी कैश वाइट येलो देखे क्या होता क्या, पेटी कैश येलो देखे रखा हुआ। ठीक है, हो गया था। उसके बाद हम लोग कैश सेल्स कर लिए, सेल ऑफ इक्विपमेंट कर दिए। बाई कैश सेल्स एंड सेल ऑफ इक्विपमेंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लोग यहाँ पे कर दिए थे। हो गया। इसके बाद पेटी कैश एक्सपेंस दिया हुआ, पेड बाई एच ओ ब्रांच आउट ऑफ इम्प्रेस सिस्टम 3150, एक्सपेंस पेड बाई एच ओ 21,000। दो अलग अलग एक्सपेंस हुआ। उसके बाद स्टॉक एट ब्रांच दिया हुआ है तुम्हारा 31st ये, तो यहाँ पे एक इम्प्रेस सिस्टम में पेटी कैश का ये है। ठीक है, और तुम्हारा दूसरा एक्सपेंस है तुम्हारा ये वाला एक्सपेंस, दोनों अलग अलग एक्सपेंस है। ओके, तो हम लोग एक्सपेंस कहाँ पे लिखते बताओ, टू बैंक में। कितना है बताओ, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंस कितना है, 21,000। और दूसरा एक्सपेंस क्या दिया हुआ है, पेटी एक्सपेंसेस। ओके, तो पेटी एक्सपेंस रीइंबर्स कितना किया बताओ, 3150। तो इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, कितना रीइंबर्स होगा वो देखने के लिए। हाँ, अभी बैंक बैंक छोड़ दो कि इसको मार्केट नोट्स 1 लिख के रख दोगे। ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे तुम्हारा दो अकाउंट हो जाएगा, अब एक अकाउंट आराम से हो जाएगा। नहीं में हो जाएगा। ও না, একটা লাগবে अकाउंट गया, चार्ट वर्किंग नोट्स আছে। कितना में हो जाएगा अकाउंट इसमें। हो गया। तो यहाँ पे एक स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक एट ब्रांच 31,500। ये कहाँ पे आने वाला है, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में स्टॉक आने वाला है, सॉरी बाई बैलेंस सीडी में स्टॉक आने वाला है। बाई बैलेंस सीडी में स्टॉक आने वाला है। क्या क्या आने वाला है, स्टॉक, दूसरा है तुम्हारा पेटी कैश, तीसरा है तुम्हारा इक्विपमेंट। ओके, स्टॉक कितना दिया हुआ है वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है 31,500। पेटी कैश हम लोग कैसे ये करें, इम्प्रेस सिस्टम में फॉलो करें, ये सुनो। अगर इम्प्रेस सिस्टम में फॉलो करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। बोले ना, खाली उतना ही होने वाला है, अल्टीमेटली तुम्हारे पास 2,000 रुपये रहने वाले हैं। ठीक है, और इक्विपमेंट का यहाँ पे करना होगा डिप्रेशन कितना, इक्विपमेंट का 10%। उसके साथ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कुछ सेल ऑफ इक्विपमेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, इक्विपमेंट तुम्हारा रिटर्न ऑफ हुआ था, इक्विपमेंट तुम्हारा एक राइट ऑफ हो रहा है 10% करके, प्लस इक्विपमेंट तुम्हारा सेल भी दिया हुआ है 4,500। इक्विपमेंट का तुम्हारा पूरा ये बनाना होगा अकाउंट। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, पहले पेटी कैश का बना लेते हैं। वर्किंग नोट्स 1, पेटी कैश अकाउंट। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ওইটুকুনি হলো, অল্প আর একটু উপরে, আর একটু, হ্যাঁ আর একটু উপরে, হ্যাঁ ব্যাস ওইটুকুনি লিখলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওইটাই তোর দুটো দুটো হয়ে যাবে। তো মেমোরেন্ডাম পেটি ক্যাশ অ্যাকাউंट, मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। उसके बाद पहले लिखोगे टू बैलेंस बीडी 3,500। उसके बाद इम्प्रेस सिस्टम में क्या होने वाला है,
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों ही सेम होता है 3500। कितना रीइम्बर्स हुआ था बोलो, पेटी कैश कितना रीइम्बर्स किया था बोलो, बाई पेटी एक्सपेंस कितना किया था रीइम्बर्स 3000 150। 150 तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आने वाला है, सेम। रेमिटेंस फ्रॉम एच ओ बैलेंसिंग फिगर, तो ये 3150 यहाँ पे जाने वाला है। अंडर इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश 124, पेटी कैश बैलेंस ₹3500 will be same, will be maintained on 31/3/18 under impress system. Petty cash balance 3500 will be maintained on 31/3/2018 as well। मैंने सेम बैलेंस ही होने वाला है दोनों जगह पे। हो गया, will be maintained on 31/3/18 as well। इक्विपमेंट अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इक्विपमेंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। यहाँ पे इक्विपमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1417 को, ठीक है। कुछ नहीं लिखना, मैं लिखूंगा उसके बाद तुम लोग लिखोगे। तुम लोग बस बताओगे वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, जो लिखा हुआ है वही लिख रहे ऑन 1417 कितना दिया हुआ था, यहाँ पे दूसरा एक चीज दिया हुआ है सेल ऑफ इक्विपमेंट ऑन 3917, सेल वैल्यू कितना है 4500, एंड बोल रहे बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड ऑन 3917 4750। तो दोनों का मतलब क्या है, जल्दी से दोनों का मतलब क्या है सोच समझ के बताना। क्या दिया हुआ है सेल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 4500 में, तो सेल वैल्यू कितना है 4500, उसी का ही बुक वैल्यू कितना था ऑन 3917 को 4750, एंड सेल कब हुआ था 3917 को। ओके, रुक जा, हाँ लॉस तो हुआ है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन 3917 को कितना था 4500 था। ओके, एंड सेल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑन 3917 कितना दिया हुआ था ₹4750। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे को नहीं चाहिए, कितना हुआ 4500 था, 4750 था ये पर में, और ये 4500 हुआ, तो लॉस हुआ तुम्हारा 250, लॉस नहीं चाहिए मेरे को। प्रॉब्लम अब समझो, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 1417 में 40,000, इसमें ये वाला जो तुम्हारा इक्विपमेंट था ये इसमें इंक्लूड था, ये सर नो था ना, कॉमन सेंस सही बोलता है कि 1417 में जब होता है 1417 से कुछ मशीनरी यूज हुआ, यूज होकर जो मशीनरी सेल हुआ उसका वैल्यू था इस दिन में 4750, वही तुम सेल किए 4500 में, कौन सा दिन में तुम्हारा 3917 में उसका वैल्यू था 4750, और 40,000 में ऑलरेडी ये वाला चीज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो रिमेनिंग वाला कितना होने वाला है, तो 475 40,000 माइनस 4750 कर देंगे, ये बोल रहे हो। अब मेरे को एक चीज बताना, दोनों डेट सेम है क्या,
दोनों डेट सेम है क्या? दोनों डेट क्या सेम है क्या? हम हाँ या ना? तो कैसे माइनस करोगे? दोनों डेट तो सेम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास दो लैपटॉप था, दो लैपटॉप का प्राइस था 40,000। किसका कितना प्राइस है वो पता नहीं मेरे को, वन फोन में पता होता तो बहुत बढ़िया होता। मतलब ये अगर बोल देता ये कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा उस दिन में उतना, तो बहुत बढ़िया होता। बताया नहीं गया। तो दो लैपटॉप था, दो लैपटॉप का प्राइस कितना है तुम्हारा? 40,000। तुम्हारे पास कितना लैपटॉप है बताओ? दो लैपटॉप है, दोनों लैपटॉप का मिला के कितना है? 40,000। दोनों लैपटॉप का प्राइस कितना है पता नहीं, नहीं पता है। एक एक इंडिविजुअल का प्राइस पता नहीं है। और बोल रहे हैं कि इस दोनों लैपटॉप में से एक लैपटॉप का हम लोग बेच दिए, तुम्हारा उसका वैल्यू था 4750 39 में, एंड उसको हम लोग बेच दिए 4500 में। ठीक है, तो 4750 को मैं 40,000 से माइनस कर सकता हूँ, यस और नो बताना। नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू दिया हुआ है 1417 को, और ये वैल्यू दिया हुआ है 3917 को। तो आइदर इसको वहां पे लेके जाओ उस दिन में, या फिर इसको इस दिन में लेके आओ। ठीक है, तो कैसे करना है एक बार अच्छे से देखो। तुम्हारा इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन में बोला है कि वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है टोटल 40,000। ये टोटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट तुम्हारा दिया हुआ है। इसका एक पार्ट ही खाली सेल हुआ। कौन सा वाला पार्ट सेल हुआ? इसका एक पार्ट सेल हुआ, तुम्हारा 4750 वाला पार्ट सेल हुआ। बट ये पार्ट का वैल्यू कब दिया हुआ है? तुम्हारा 3917 में वैल्यू दिया हुआ है। इस वैल्यू को अगर देते तो आराम से माइनस करके जो वैल्यू पड़ा रहेगा वही तुम्हारा रिमेनिंग मशीनरी तुम्हारे पास पड़ा हुआ था, उसका डिप्रेशन माइनस करो, लिख दो। अब मैं यहां से ऊपर जाएंगे, अब यहां से एकदम प्लस होगा। ठीक है, बोल बोल। मतलब हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू के साथ? 10% इंटू 6/12 बाई 6/12, बिकॉज 1417 से कब बेचा है हम लोग? तुम्हारा 3917 को। तो फोर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। तो 6 महीने का डिप्रेशन हुआ। तो मतलब ए इंटू 10% इंटू 6/12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5% नहीं हो जाएगा? 10 का हाफ कर दो, 5% नहीं हो जाएगा? तो मैं बोल सकता हूँ ना कि डिप्रेशन का रेट 5% है। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो यहाँ पे? इसको मैं काट के बोल सकता हूँ ना डिप्रेशन का रेट तुम्हारा फिर ये हो गया 5% हो गया। 5% हो गया। ठीक है, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि ठीक है। तो ये वाला 100 हो गया, ये वाला 5 हो गया, तो ये कितना होगा? तो 4750 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 करो, कितना होता है? अगर 10% करते तो क्या दिक्कत होता? 6/12 को क्या करते फिर? 6/12 भी था ना? बोल। तो ये हो गया, सुनो सुनो, ये हो गया। अब आराम से मैं रिमेनिंग मशीनरी निकाल सकता हूँ। देन बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी रिमेनिंग इक्विपमेंट ऑन 1417 कैसे होने वाला है? टोटल बुक वैल्यू कितना था? 40,000 माइनस 5,000 का बुक वैल्यू सेल हो गया उसी दिन में। तो 35,000 का वैल्यू अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। ये सर नो? 35,000 का वैल्यू पड़ा रहेगा ना? इससे ये माइनस कर सकते हैं हम लोग। ये तो सेल कर दिए थे हम लोग। हाँ, तो अभी वैल्यू कितना हो जाएगा? देन इक्विपमेंट ऑन 31st P18 35,000 माइनस 10%, 31,500। क्लियर? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ एकदम।
अब लिखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ? ये अगर मेरे को पता होता 5000, कोई झमेला ही नहीं था, माइनस करते रिमेनिंग आ जाता, उसका कर देते। बट वो लोग क्या ये किया है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और बोला है कि ये हुआ 30 दिन का वैल्यू दिया, तो मेरे को इसमें कन्वर्ट करना होगा। ओके